हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मी अहमद सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के ऊपर। यह हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 23 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 52 से 54 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 52, ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली। तो सिंपली 52 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है उसका टर्म जो है 5 साल तक होगा। अगर किसी वजह से नेशनल असेंबली डिसॉल्व नहीं होती तो 5 ईयर का जो टर्म है वो काउंट होगा उस दिन से जब मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की फ़र्स्ट मीटिंग बुलाई जाएगी, उसी दिन से 5 ईयर का टर्म स्टार्ट होगा। तो ये डिफ़ाइन कर रहा है सिंपली कि जो मेंबर होते हैं नेशनल असेंबली के, उन्हें इलेक्ट किया जाता है 5 साल के लिए तक। तो ये आर्टिकल नंबर 52 डिफ़ाइन कर रहा है। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 53, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। तो क्लास नंबर 1 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जनरल इलेक्शन के बाद जो नेशनल असेंबली की फ़र्स्ट मीटिंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि स्पीकर ऑफ डिप्टी स्पीकर जो पुराने होते हैं उससे वो अपनी सीट को खाली करते हैं, वैकेंट करते हैं। उसके बाद जो न्यू मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं उनमें से कोई भी मेंबर को इलेक्ट किया जाता है एज अ स्पीकर, एज अ डिप्टी स्पीकर। जैसे ही एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं कि जब हम क्लास में अपने सीआर की इलेक्शन करवाते हैं, सीआर वाइस सीआर, तो इससे ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की इलेक्शंस होती हैं। क्लास नंबर 2 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जो मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं एज अ स्पीकर, एज अ डिप्टी स्पीकर, वो अपने ऑफिस में इंटर होने से पहले जो नेशनल असेंबली के पुराने स्पीकर डिप्टी स्पीकर थे, उन स्पीकर जो था उसके सामने ओथ लेगा 3rd शेड्यूल के मुताबिक। क्लास नंबर 3 में डिफ़ाइन कर रहा है कि जब स्पीकर की सीट वैकेंट हो, कि स्पीकर एब्सेंट है, वो अनेबल है अपनी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए या कहीं चला जाता है, तो स्पीकर की ड्यूटी डिप्टी स्पीकर संभालेगा। अगर उसी वक्त डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, स्पीकर भी नहीं है, तो जो मेंबर्स होंगे उनमें से किसी एक शख्स को जो है इलेक्ट किया जाएगा और वो जो है उस मीटिंग को प्रिजाइड करेगा, उस मीटिंग को जो है चलाएगा। बट वो शख्स जो है रूल ऑफ प्रोसीजर जो है उसके तहत इलेक्ट किया जाएगा एज कुछ वक्त के लिए, जब तक स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं आ जाते। क्लास नंबर 4 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वो मीटिंग जो है प्रिजाइड नहीं करेंगे जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की रिजोल्यूशन मूव हो के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को उसकी पोस्ट से रिमूव किया जाए, उसको उस ऑफिस से रिमूव किया जाए। तो उस सूरत में जो करंटली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे वो मीटिंग को प्रिजाइड नहीं करेंगे। क्लास नंबर 5 में ये कह रहा है, द स्पीकर में बाय रिटन अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। अगर स्पीकर अपनी पोस्ट, अपनी ऑफिस को रिज़ाइन करना चाहता है तो वो अपने हाथ से रिजिग्नेशन लेटर लिखेगा और प्रेसिडेंट को सबमिट करवाएगा कि मैं स्पीकर की पोस्ट से जो है इस्तीफ़ा रिज़ाइन दे रहा हूँ। क्लास नंबर 6 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर डिप्टी स्पीकर को अपनी पोस्ट रिजिग्नेशन देनी हो तो वो किसको रिजिग्नेशन लेटर जमा करवाएगा। तो अगर डिप्टी स्पीकर को रिजिग्नेशन देनी है, रिज़ाइन देना है, इस्तीफ़ा देना है, तो वो रिजिग्नेशन लेटर लिखेगा और जमा करवाएगा स्पीकर को। तो ये डिफ़ाइन करा है क्लास नंबर 6। क्लास नंबर 7 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जो स्पीकर ऑफ डिप्टी स्पीकर की जो ऑफिस है वो वैकेंट होगी कब, अगर स्पीकर ऑफ डिप्टी स्पीकर खुद अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन देते ऑफिस से। नंबर बी पे के मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जो है वो असेंबली के मेंबर से ही हट जाए, वो कहे कि मैं एमपी एमएनए जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली से इस्तीफ़ा देता हूँ, नहीं अब लूँगा, सीज कर देता है कि हट जाता है, अपना हाथ उतार देता है खुद।
तो उसमें भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की ऑफिस वैकेंट होगी। नंबर सी में ये है कि अगर मेंबर ऑफ असेंबली के कोई रिजोल्यूशन मूव करते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर वो नोटिस पास किया जाएगा। उसके बाद जो टोटल मेंबरशिप है नेशनल असेंबली की, उसकी मेजॉरिटी ऑफ दी वोट्स देके जाएंगे। अगर वोट्स मेजॉरिटी हैं तो उस स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को उसकी पोस्ट से हटाया जाएगा। अगर नहीं है तो वो अपनी कंटिन्यू कर सकता है। क्लास नंबर 8 में ये डिफाइन कर रहा है कि अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो स्पीकर अपनी पोस्ट को कंटिन्यू रखेगा जब तक कोई दूसरा शख्स इलेक्ट होकर ऑफिस में इंटर नहीं होता, जब तक जो पुराना स्पीकर है वो असेंबली को कंटिन्यू करेगा। अगर डिसॉल्व हो गई है तो वो ही होगा जो पहले इलेक्ट हुआ था। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 54 की तरफ, समन एंड प्रोरोगेशन ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट। तो सिंपली समन मीन्स टू कॉल के इजलास को बुलाना, और प्रोरोगेशन मीन्स के टू एंड पार्लियामेंट के इजलास को ख़त्म करना। तो आइए डिस्कस करते हैं आर्टिकल नंबर 54 को। तो सिंपली क्लास नंबर 1 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम दोनों में से कोई भी एक हाउस को या पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को जॉइंट सिटिंग में किसी भी वक्त समन भेज सकता है, बुला सकता है, और किसी भी वक्त उसको प्रोरोग्यू कर सकता है, एंड भी कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है उस मीटिंग को, प्रेसिडेंट के अगर चाहे तो। क्लास नंबर 2 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि इट लिस्ट 3 सेशंस एक साल में होने चाहिए। नेशनल असेंबली के एक साल में 3 सेशंस होने चाहिए कम से कम, ज़्यादा नहीं बता रहा, कम से कम। और इन 3 सेशंस में 120 डेज़ का डिफरेंस होना चाहिए। तो सिंपली ये है कि 120 दिन का गैप होना चाहिए उन 3 सेशंस में, कम से कम 3 सेशंस होने चाहिए। और जब सेशन फाइनल होने वाला हो तो वो डेट अपॉइंट करेंगे कि नेक्स्ट सेशन हमारा कब है। तो ये डिफ़ाइन कर रहा है सेक्शन नंबर 2। अभी फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन एक्सेप्शंस भी बताई गई हैं कि, तो एक्सेप्शन में ये बता रहा है कि नेशनल असेंबली हर साल मिनिमम 130 डे के अंदर काम करेगी, अपना जो भी काम दिया गया है। तो मीन्स सिंपली मैं आपको ये समझा दूं कि नेशनल असेंबली को 130 दिन पूरे साल में एटलीस्ट काम करना है। पीछे क्या बता रहा था, कम से कम एटलीस्ट 3 सेशन होने चाहिए, बट इधर एक्सेप्शन में ये बता रहा है कि कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 130 दिन जो है नेशनल असेंबली पूरे ईयर में वर्किंग करेगी। तो नीचे एक्सप्लेनेशन में वर्किंग डेज़ को और जो है एक्सप्लेन किया गया है कि वर्किंग डे से मुराद क्या है। तो सिंपली वर्किंग डे मीन्स के जो जॉइंट सिटिंग भी जब पार्लियामेंट की होती है तो वो भी वर्किंग डे में इंक्लूड होगी, बट उसे 2 डेज़ के लिए इंक्लूड किया जाएगा जब नेशनल असेंबली को मुलतवी एडजर्न किया जाएगा। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।